हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। बच्चों, आज आपने टेस्ट 4 अटेम्प्ट किया होगा एंड इट वाज फ्रॉम द सेक्शन 12th क्लास सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट यू स्कोर इन दिस टेस्ट। बॉटनी सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेज ऑफ इलोंगेशन। बच्चों, जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, रीजन्स ऑफ रूट में हमने 3 फेजेस देखे थे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेक्स, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड देन मैच्योरेशन जोन। ऐसे ही जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हमें एक जोन ऑफ इलोंगेशन, मैच्योरेशन एंड दी मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके कैरेक्टर्स आपको याद करवाए हैं। सो एलोंगेशन जोन में हम देखें कौन सा कैरेक्टर फिट बैठता है। फर्स्ट वन इज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। बिल्कुल सही है। वैक्यूलेशन, जैसे जैसे मटेरियल्स स्टोर होंगे वैसे वैसे एनलार्जमेंट होगा, सेल की ग्रोथ होगी, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। इट शोज सेल एनलार्जमेंट। हाँ, अभी हमने देखा इन दिस फेज न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड। हाँ, बिल्कुल सही है। ग्रोथ इज मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग। देखो, ग्रोथ मैक्सिमम ये किसका क्राइटेरिया है? मैच्योरेशन जोन का। तो यहाँ पर ये नहीं सही है। देन ग्रोथ इज मिनिमम, ये भी गलत है। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो दिस विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आंसर विल बी ए। क्लियर है? चलो 92, असर्शन प्लांट्स हैव हॉर्मोन्स कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन्स। बिल्कुल सही है। These always increase the rate of reactions, thus always accelerate the growth. देखो, ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स एंड ग्रोथ इनिबिटिंग हॉर्मोन्स। अगर हम बात करें ग्रोथ हॉर्मोन्स की, है ना, प्लांट की बात करें, तो प्लांट में बच्चों 2 कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट वन इज ग्रोथ प्रमोटर्स, नेक्स्ट इज ग्रोथ इनिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स मतलब सेल डिवीजन, फ्लावरिंग, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये सारे फीचर्स ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है। ग्रोथ इनिबिशन मतलब होता है स्टोमेटा क्लोजर करवाना, सीड डॉर्मेंसी कराना, बड डॉर्मेंसी कराना, ये सारे फीचर्स आते हैं ग्रोथ इनिबिटर में, राइट? तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, देन जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक, इधर आता है इथिलीन एंड अब्बा। अब्बा मतलब एब्सिसिक एसिड। इथिलीन के दोनों रोल है, ग्रोथ प्रमोटर भी है एंड ग्रोथ इनहिबिटर भी है, बट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी इज मोर देन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, राइट? चलो, तो यहाँ पर देखें रीजन, जो जहाँ इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज दिया है ना, ये गड़बड़ है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि सिर्फ इंक्रीज नहीं करते, है ना? तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। ऐसा ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट 93, हाउ मेनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इथिलीन। इथिलीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? आपको इस चैप्टर में से सीधा स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। बिल्कुल सही है। जो डीप वाटर राइस प्लांट्स है उनमें पीटियोल इलोंगेशन कराता है ताकि पत्तियां पानी की सरफेस से ऊपर आ जाए, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो। इट मे एक्सिलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। बिल्कुल सही बात है। एसेसरी बर्ड्स को रिमूव कराता है। जैसे एसेसरी बर्ड्स रिमूव हो जाएंगी, लिमिटेड नंबर ऑफ बर्ड्स में न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, तो जो साइज है फ्रूट का वो काफ़ी अच्छा होगा। सो इट विल फेच बेटर मार्केट वैल्यू, राइट? सो ये सही है। इट हैज़ एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ एक्सेस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स
एंड इन शुगर केन। अरे भैया, ये इंटरनोडल इलोंगेशन सिर्फ पीटियोल डीप वाटर राइस प्लांट में कराता है, शुगर केन में स्टेम इलोंगेशन ये नहीं कराता। ये किसका फंक्शन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, सो दिस इज रॉन्ग। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड सी। चलो अगला 94, मैच द कॉलम। देखो फंक्शंस को मैच करना है आपको। ऑक्सिन, ऑक्सिन 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 क्या कराता है? ऑक्सिन का एक फंक्शन है पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने में। सो टोमेटो आपकी बुक ने दिया है, देन पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सब हो सकते हैं ऑप्शन। यहाँ पर होगा थर्ड वन। जिब्रेलिक एसिड, बच्चों जिब्रेलिक एसिड क्या कराता है? एक फिनोमिना नोन एज बोल्टिंग। एंड व्हाट इज बोल्टिंग? इट इज स्टेम इलोंगेशन prior to flowering, prior to flowering। तो जैसे कैबेज, जो रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स हैं उनमें स्टेम छोटी है, तो फूल आने से पहले इंटरनोड को इलोंगेट कराता है, स्टेम इलोंगेशन कराता है, राइट? दिस इज बोल्टिंग। ABA एब्सिसिक एसिड क्या कराता है? सीड डॉर्मेंसी। इथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है। सो 3412, 3412, दिस इज ए ऑप्शन, राइट? चलो अगला। हाँ जी, दिस फिगर एक्सप्लेन्स यू अबाउट प्लास्टिसिटी। क्या है बच्चों प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी का मतलब है लीफ मॉर्फोलॉजी में, शेप में कुछ ऐसे चेंजेस, है ना? दिस इज चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो, पत्ती के स्ट्रक्चर में चेंज। क्यों मॉर्फोलॉजी में चेंज करना? सो दैट टू विथस्टैंड द एडवर्स कंडीशन, है ना? तो इसमें बोल सकते हैं दिस इज अ मैकेनिज्म response to environment, this is response to environment, है ना बच्चों? तो हेट्रोफिली, हेट्रोफिली दो प्रकार की होगी। फर्स्ट इज हेट्रोफिली, दो टाइप की। एक होगा डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जुवेनाइल, एडल्ट, इसमें पत्तियों का शेप बदलना। सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब हैबिटेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग पत्ती का शेप चेंज होना, है ना? तो यहाँ एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? डेवलपमेंटल में आता है LCC, लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर, राइट? एंड एनवायरमेंटल में एक ही एग्जाम्पल है बटरकप। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया है, दिस इज ऑफ बटरकप और रननक्यूलस, है ना? बटरकप और रननक्यूलस। चलिए, तो यहाँ पर कॉटन नहीं, कोरिएंडर नहीं, लार्कस्पर नहीं, आंसर होगा डी। डायरेक्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, द बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन। देखो बायो एसे क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिस्कवरीज, जब साइंटिस्ट ने हॉर्मोन्स, पर्टिकुलर हॉर्मोन्स को डिस्कवर किया तो कुछ टेस्ट परफॉर्म किए। तो जैसे हमने साइटोकाइनिन के लिए देखा है, साइटोकाइनिन के लिए हमने टिश्यू कल्चर में कैलस कल्चर परफॉर्म किया था, DNA एक्सट्रैक्ट लिया या फिर कोकोनट मिल्क लिया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया, ये सब सोर्स थे किसके? साइटोकाइनिन के, राइट? तो यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन, है ना? अवीना कर्वेचर टेस्ट किसके लिए होता है? अवीना सटाइवा ओट ऑक्सिन की डिस्कवरी के लिए। नाउ दिस इज व्हाट कैलस कल्चर। होप सो बहुत से बच्चे इसको सही करके आए हैं, बिकॉज डायरेक्टली कैलस कल्चर आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट जब आप डिस्कवरीज पे जाएंगे तो आपको
आपको रिकॉल होगा कि टिश्यू कल्चर में कैलस कल्चर किस हार्मोन से रिलेटेड दिया है, राइट। चलिए, अ फार्मर ग्रोस कुकुम्बर ककड़ी, ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स। क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों फीमेल फ्लावर्स का नंबर क्यों बढ़ाना है? अरे तो नंबर ऑफ ओवरीज बढ़ेंगी ना, ओवरीज बढ़ जाएंगी। अगर नंबर ऑफ ओवरीज बढ़ती हैं सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ ओवरीज अगर बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो आपने ऐसा कौन सा हार्मोन अप्लाई किया जिससे नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज इथिलीन, है ना। कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ाने के लिए आपने कौन से हार्मोन को स्प्रे करा? दिस इज इथिलीन। नेक्स्ट, read the given statement and select the correct option. One maize root cell can give rise to more than 17,500 cells. डायरेक्ट एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स है बच्चों, ये सही है। A cell in watermelon can increase in size up to 3,50,000 times. बिल्कुल सही। Growth of pollen tube is measured in terms of length. हाँ, और इसे क्या बोला जाता है? Chemotropism. This is what? Chemotropism. The growth of the leaf is measured in terms of surface area. हाँ, मेनली जो डाइकॉट लीव्स है उसमें आप सरफेस एरिया ही मेजर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो सभी सही है। दिस इज डी ऑप्शन, राइट। चलो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत को आपको चुनना है। Apomictic seeds, apomictic genes cannot be transferred to the hybrid varieties. अरे भैया सोचो आप, हाइब्रिड में, हाइब्रिड का क्या ड्रॉबैक था? सेग्रीगेशन होता था। हाइब्रिड का ड्रॉबैक था सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। और ये क्यों था? बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम सीड बनाए और कुछ ऐसे तरीके से बनाए कि उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो, सो इट विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हाइब्रिड सीड्स रिप्लेस्ड बाय, महंगे बहुत आते हैं हाइब्रिड सीड्स, है ना, तो अब किसान हर साल कैसे खरीदेगा इसको? रिप्लेस्ड बाय एपोमिक्टिक, ठीक है। और ये कब हो पाएगा? जब आपने जीन्स ऑफ एपोमिक्टिक या जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस इंट्रोड्यूस करा इनटू हाइब्रिड, तभी हो पाएगा नहीं, ठीक है। चलो, ए ऑप्शन, एपोमिक्टिक जीन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू दी हाइब्रिड वेराइटीज, गलत बात है ये तो। एपोमिक्सिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, हाँ सही है। ऑरेंज सीड्स पजेस मैनी एम्ब्रियोज, हाँ। मैंगो, सिट्रस, इसमें हमने पॉली एम्ब्रियोनी देखी है, ये सही है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सीड आर क्लोन्स, हाँ, बिकॉज दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है। तो आंसर होगा, गलत बताना है ना, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, असर्शन, सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन क्वालिटी कैरेक्टर्स को डिटीरियोरेट करता है और जो आपको वैरायटी चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो नहीं मिल पाता, ये सही है। फ्लावरिंग plants have developed various outbreeding devices to discourage self pollination and to promote cross pollination, बिल्कुल सही बात है। तो outbreeding devices जैसे डाइक्लाइनी, डाइकोगैमी, लिखूं क्या? डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी इसका मतलब अनसिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी,
हेटेरोस्टाइली, हर्कोगेमी, and the last one is self incompatibility, है ना। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। तो देखो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही है, बट क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है ना, क्यों होता है, ये तो यहाँ तो बताया है कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। क्यों होता है, रीजन होता है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर्स है वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं, है ना। सो दिस इज करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। फेट मतलब क्या होता है, डेस्टिनी, भाग्य क्या है ना। तो जो मेल गैमीट को सिनर्जिड में डिस्चार्ज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लोअर मोस्ट पार्ट बनाएं यहाँ, दिस इज सिनर्जिड्स, है ना, ये सिनर्जिड्स हैं। यहाँ पर दिस इज व्हाट, एग सेल, ये एग सेल, दिस इज सिनर्जिड्स, ठीक है। और इसी सिनर्जिड में होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि मेल गैमीट को रास्ता दिखाएंगे। अब ये जो मेल गैमीट यहाँ पर आए, पोलन ट्यूब ने इसको डिस्चार्ज कर दिया, है ना। तो अब ये होगा क्या, एक छोटा मेल गैमीट कहाँ जाता है, एग सेल के पास, और बड़ा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के पास। सो स्मॉल मेल गैमीट कहाँ जाएगा, एग सेल से फ्यूज होगा, और लार्ज मेल गैमीट कहाँ जाएगा, सेंट्रल सेल से फ्यूज होगा, है ना। प्रोडक्ट क्या बनता है जानते हो आप, पहले एग सेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट, यहाँ पर नीचे वाला फ्यूजन है PEN, ठीक। तो चलो, वन फ्यूजेस विद एग सेल एंड अनदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, हाँ मतलब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, सही दिख रहा है पहला। आगे भी देख ले, वन फ्यूजेस विद द एग, अदर डिजेनरेट्स इन द सिनर्जिड्स, नहीं, ऑल फ्यूजेस विद एग नहीं, वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग टू द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स, बिल्कुल सही है। और तभी हम बोलते हैं कि 3 सेल्स, जब मियोसिस होगा तो मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब उन 4 मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, राइट, ये सही है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब रिलीज मेल गैमीट डायरेक्टली इनटू द आर्कीगोनिया, बिल्कुल सही है। माउथ ऑफ ओव्यूल और उसके अंदर है आर्कीगोनिया, वहाँ रिलीज किया जाता है। मेल गैमीट्स आर यूजुअली मोटाइल, अरे नहीं, ये गलत है। मेल गैमीट्स कैसे होना चाहिए, कैसे होना क्या चाहिए, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर आर्कीगोनिएट, हाँ इसके अंदर आर्कीगोनिया होता है। सो A, B and D, A, B and D, right, D for Delhi. Which of the following is wrong about tapetum? टेपेटम क्या था, एंथर का सेक्शन हम देखते हैं तो इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव वॉल लेयर इस टेपेटम, और टेपेटम का नरिशमेंट के अलावा और भी फंक्शंस आपको क्लास में बताए गए हैं। नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, बिल्कुल सही है। सिक्रीट्स द कैलेज एंजाइम, जो पोलन टेट्राड होता है ना बच्चों, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होगा, उस माइक्रोस्पोर टेट्राड को जोड़े हुए है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को जोड़ा है किसने, कैलोज ने। और इस कैलोज को डाइजेस्ट कौन करता है, कैलेज, और कैलेज कहाँ से निकलता है, टेपेटम से। इट्स यूबिश बॉडी फॉर्म्स एक्साइन ऑफ द माइक्रोस्पोर, बिल्कुल सही बात है। जो पोलन ग्रेन
कि आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें स्कल्पचर्स डिजाइंस है, एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन से बनी है, वो कौन बनाता है? यूबिश बॉडीज, है ना। और यूबिश बॉडीज कहाँ से निकली? टेपेटम से। तो भैया सभी सही है, गलत तो कुछ नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन देखो, आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ना। लेबलिंग हटा दी गई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर लेबलिंग हम कर लें, हो सकता है आगे नीट एग्जाम्स में आ जाए। सो दीज टू आर कॉटिलेडन्स। ये क्या है बच्चों? कॉटिलेडन। दो कॉटिलेडन डाइकॉट है। अब नीचे वाला पोर्शन हाइपो, कॉटिलेडन के नीचे, दिस इज हाइपोकोटाइल, राइट। हाइपोकोटाइल के बाद, हाइपोकोटाइल किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? रेडिकल में, है ना। ये हाइपोकोटाइल है, इसको, है ना, इस कॉटिलेडन के लेवल से नीचे नीचे, है ना, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आगे चल के क्या बनाएगा? रेडिकल, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट कैप। डन। अब बच्चों एक लेबलिंग नहीं दी है आपकी बुक ने, बट हम लेबल करते हैं बिकॉज इट इज रिटन इन दी टेक्स्ट। तो ये एपिकोटाइल और एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लिम्यूल। आई बात समझ में? तो चलो आगे देखें। ये क्या है? टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। पहला ही ऑप्शन मिल गया, देखो किस्मत से। नेक्स्ट 105 नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स आर फाउंड इन। याद रखना, नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब है नॉन एंडोस्पर्मस, मतलब नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स, जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन नहीं है, पूरा खा लिया। क्यों? पूरा यूज कर लिया और आगे चल के दो कॉटिलेडन में डेवलप हो गए। मतलब नॉन एंडोस्पर्मस में कौन आता है? डाइकॉट्स। और एक मोनोकॉट आता है, दैट इज ऑर्किड। सो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स आर फाउंड इन। तो यहाँ पर आप देख लो, वीट मोनोकॉट है, ये नहीं होगा। मेज मोनोकॉट है, ये नहीं होगा। बार्ले मोनोकॉट है, ये नहीं। आंसर होगा पी, मटर। मटर में नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। सबसे कॉमन प्रकार है फ्री न्यूक्लियर, जिसमें कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा पर सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही। एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट वाटर, है ना, नारियल पानी। तो इसका आंसर है ए। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन लो, अभी हमने मार्क किया था डायग्राम में, दैट इज एपिकोटाइल। नेक्स्ट देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, डायरेक्टली आपको बताते हैं। जैसे ही फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर्ड। डाइकॉट के लिए बोला है, दिस इज ये जो हार्ट शेप स्टेज है, दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, है ना। क्लियर? तो यहाँ पर ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक। चलो, हाउ मेनी सीड्स इन द लिस्ट आर एंडोस्पर्मिक। देखो एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है? एंडोस्पर्म जिसमें बचा रहा मतलब पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। अगर पूरा कंज्यूम नहीं हुआ मतलब आगे चल के दो कॉटिलेडन नहीं बन पाए, एक ही बना। तो एंडोस्पर्मस सीड्स किस को शो करेंगे, मतलब किस में एंडोस्पर्मस कंडीशन है? मोनोकॉट्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, है ना, हाउ मेनी सीड्स इन द लिस्ट आर गिवन आर एंडोस्पर्मस, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंडोस्पर्मस में ये एक्सेप्शन है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नॉन एंडोस्पर्मस है, ग्राउंडनट नहीं है, मस्टर्ड नहीं है, मेज बचा, और व्हीट, है ना, एंडोस्पर्मस। चिली याद कर लेना स्टार मार्क करके, है ना। चिली इज ऑल्सो व्हाट?
एंडोस्पर्मस। तो यहाँ पर आंसर है आपके कितने 1 2 3 4 आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। डन। चिली के लिए याद रखना, सोलेनेसी फैमिली में जो चिली है वो चिली क्या है, चिली इज एंडोस्पर्मस। नेक्स्ट वन, अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड इज गिवन। यहाँ पर देखो आपको टेस्ट क्रॉस दिया है, टेस्ट क्रॉस समझते हो, टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 और रेसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस है ना। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 110 में आपको पहले पेरेंटल टाइप देखना है और रिकॉम्बिनेंट्स देखना है। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो होंगे वो पेरेंट्स कैसे होंगे बच्चों, प्लस प्लस है ना, ऐसा पेरेंट, और ए बी, दो कैरेक्टर्स को देख रहे हो, ये पेरेंट्स है, ठीक है, दीज आर पेरेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स है ए प्लस देन ए बी और बी प्लस या प्लस बी और ए बी, है ना। यहाँ पर देख लो ये कितने दिए हैं, ये दिया है 10 मिले और ये भी कितने मिले 10, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स 10-10 मिले। जो पेरेंटल प्रोजेनी मिली, पेरेंटल प्रोजेनी, पेरेंटल टाइप जैसी प्रोजेनी, वो कितने मिले 40 प्लस 40, टोटल कितने हो गए 80, है ना। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज, है ना, इंटू 100 तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आपको दिख रहे हैं 10-10 20, टोटल कर लो सभी का प्रोजेनीज का 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। और 20% मतलब 20 मैप यूनिट, क्योंकि 1% RF इज 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 20, ए ऑप्शन, राइट। चलो अगला, मैप यूनिट्स on linked map cannot relied upon calculate physical distance on a chromosome। क्यों आप फिजिकल डिस्टेंस पे निर्भर हो नहीं सकते, द रीजन बिहाइंड इज ए ऑप्शन, रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप यूनिट इज डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल, इसलिए नहीं। फिजिकल डिस्टेंसेस बिटवीन जीन्स चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं। लिंकेज मैप डिस्टेंस आर आइडेंटिकल बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वेरीज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, हाँ जी ये सही है, मतलब क्रोमोसोम की लेंथ जितनी लंबी होगी, अगर जीन्स उतने अपार्ट है, दूर दूर है, तो लिंकेज की टेंडेंसी कम हो जाएगी और क्रॉसिंग ओवर की बढ़ जाएगी। सो दिस इज राइट, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, देखो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिसीज। तो अब इसमें मेल हमने मान लिया हेट्रोजाइगोट, दोनों हेट्रोजाइगोट है, HbA HbS, क्रॉस किया फीमेल, वो भी हेट्रोजाइगोट HbA HbS, यहाँ XY नहीं लेना बेटा, ऐसा पाप नहीं करना है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये। इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक HbA टाइप, एक HbS टाइप, एक HbA टाइप और एक HbS टाइप, डन। अब इनके क्रॉसेस करवा दे, HbA 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 HbS HbA HbS HbS
HbS। तो यहाँ पर आपको डिसीज्ड प्रोजेनी कौन सी मिल रही है, ये वाली, ये डिसीज्ड है ना, दिस इज डिसीज्ड। कितने में से, 1/4 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 25%, राइट। तो इधर देख लें, 25% ए ऑप्शन है, दिस इज ए, 112। नेक्स्ट 113, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए सी इज 3%। देखो अलग अलग जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स को आप मेंशन करो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ये क्रोमोसोम लिया, ठीक है। अब इसमें लेबलिंग करते हैं, है ना। सबसे पहले दूर दूर वाले रख दो, ए, जीन्स को छोटे से लिखते हैं, ये ए, और सबसे दूर ए और डी, है ना। तो मान लो हमने इसको ए और डी, तो ये कितना है, 12% RF। परसेंट RF मतलब जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ही डिस्टेंस होगा ना, तो ये 12% है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 सेंटीमॉर्गन मान के चलो। नेक्स्ट वन, फिर दिया है आपको ए और सी 3%, ठीक है। सी कहीं यहाँ पर ले लो, सी, दिस इज 3 सेंटीमॉर्गन या 3 मैप यूनिट्स। उसके बाद बी और सी कितना दिया है, 7, मतलब बी यहाँ कहीं पर होगा, मान के चलो ये बी, तो ये बी और सी या सी और बी कितना दिया है, 7 सेंटीमॉर्गन, है ना। सेंटीमीटर नहीं है ये, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। अगला बी एंड डी इज व्हाट, 2%। बी एंड डी कितना है, 2%, है ना। इसको थोड़ा पास में रख दो, ठीक है। ये डी है ना, है ना। चलो अब वो सही दिख रहा है, ये अपना था 12 सेंटीमॉर्गन। बी और डी कितना है, 2 सेंटीमॉर्गन। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी और डी का डिस्टेंस तो नाप लो, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमॉर्गन। आई बात समझ में, है ना। सो दिस विल बी 9, कहाँ है ये रहा, सी। ये तो मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सही करते हैं। मल्टीपल एलील्स कैन बी स्टडीड एट, देखो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन और पेयर ऑफ अलील्स, पर ज़्यादा अलील्स अगर हो किसी जीन के तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मल्टीपल एलिज्म पढ़ने के लिए आपको पॉपुलेशन स्टडी करना पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इन ड्रोसोफिला जीन्स फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर आर लोकेटेड। देखो हम एक्स क्रोमोसोम बनाते हैं, उस एक्स क्रोमोसोम पे बॉडी कलर, आई कलर और विंग साइज, है ना, ये जीन्स लोकेटेड है। जो मॉर्गन ने स्टडी किया, ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये दोनों ही जीन्स किस पे लोकेटेड है, एक्स एंड एक्स। दिस इज आंसर इज सी। नेक्स्ट, a carrier female which possesses gene for hemophilia on one X chromosome and gene for color blindness on the other X chromosome। मतलब ये महिला ऐसी है ना, मैरीज अ हीमोफिलिक मैन, इसकी शादी हुई एक हीमोफिलिक मैन से। फाइंड आउट द प्रोजेनी परसेंटेज और प्रोपोर्शन सफरिंग फ्रॉम बोथ द डिसीज।
देखो दोनों डिसीज कब दिख सकती हैं, जब एक ही एक्स क्रोमोसोम पे डिसीज जीन हो, बट यहाँ पर दो जीन नहीं दिख सकते। दो एक इंडिविजुअल में डिसीज कैसे होगा, देखो अगर हमने इसको लिया XH ये सिर्फ हीमोफिलिक है, अगर इसको लिया ये भी हीमोफिलिक मैन है, अगर इसको लिया तो ये क्योंकि रेसेसिव कंडीशन है तो हेट्रोजाइगस में दिखती नहीं, तो ये कैरियर है, डिसीज नहीं दिखेगी। इधर लिया तो ये XCY, ये सिर्फ कलर ब्लाइंड, तो यहाँ पर आंसर होगा, ऐसा कोई भी प्रोजेनी नहीं होगा जिसमें दोनों बीमारियां दिखे। डन। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज डिसऑर्डर कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, नहीं, ट्राइसोमी है। एन्यूप्लॉइडी है 21st क्रोमोसोम की। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी सही है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं, अब एक सही है तो दूसरा तो गलत होगा। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है A, C एंड E, A, C एंड E। B फॉर बॉम्बे, A, C एंड E, ठीक है। चलो, मार्क द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू F2 जनरेशन। देखो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग है, वो चेकर बॉक्स राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन वाला है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मतलब ये सिंगल हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट ये मिलते हैं, जब आप चेकर बॉक्स आप देखोगे तो ये मिलते हैं बेटा 2 आउट ऑफ टोटल 16, तो 2 आउट ऑफ 16 है ना, 2 आउट ऑफ 16 becomes 12.5%. फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस होमोजाइगस रेसेसिव, तो 1 आउट ऑफ 16 ये कितना है 6.25, ये सही है, ये वाला गलत हो गया ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट डबल होमोजाइगस, ये भी कितने हैं, एक मिलता है 16 में से 6.25%। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, हाँ ये कितने मिलते हैं 2 आउट ऑफ 16 मतलब 12.5%, सही है। तो आंसर होगा गलत, ऑड वन चुनना है ना, ए गलत है ना, 25% थोड़ी है। अगला, Mendel published his work on inheritance of characters in 1865 but it remained unrecognized। हाँ, तो मतलब मेंडल के फेलियर्स के रीजन हमें यहाँ पर मेंशन करना है। A, he could not provide any physical proof for the existence of the factors। हाँ बिल्कुल, माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट नहीं था। His concept of factors as stable discrete unit that control the expression did not find acceptance। Contemporaries accept नहीं कर पाए। Mendel's approach of using mathematics to explain biology was totally old। अरे नहीं, old नहीं, new concept था, old होता तो सबको समझ में आ जाता। So this is wrong, है ना। Communication was not easy। हाँ, जिस मैगजीन में उन्होंने वर्क पब्लिश किया वो लोकल रीडरशिप रखती थी। सो दिस इज ट्रू, तो आंसर होगा A, B एंड D, A, B एंड D, C है ना, C ऑप्शन सही है, एक ही अपना गलत है ना, यहाँ पर A, B एंड D आर करेक्ट। 2,4-D एक ऑक्सिन का टाइप है। 2,4-D डज नॉट अफेक्ट मेच्योर प्लांट्स ऑफ, ये किसको किल करता है, इट 2,4-D किल डाइकॉट्स, है ना। तो वीड फ्री लॉन गार्डन्स बनाने में काम आता है। गार्डन्स में क्या है, ग्रासेस, मतलब मोनोकॉट्स, मोनोकॉट का अफेक्ट नहीं करता ये, तो यहाँ पर डाइकॉट को मारेगा, है ना, तो इसको तो मार दिया, पी को मार दिया। चीनोपोडियम एमेरैंथस आर डाइकॉट्स, ये दोनों ही कैसे हैं, डाइकॉट्स, तो इनको भी मारेगा। किसको अफेक्ट नहीं करेगा, गेहूं को, गेहूं को, बिकॉज व्हीट इज मोनोकॉट। नेक्स्ट, इन टोमेटोज जीनोटाइप होमोजाइगस फॉर 3 कैरेक्टर्स, 100 ग्राम बनाया उसने, वजन दिया, और होमोजाइगस डोमिनेंट का वजन कितना है 160 ग्राम टोमेटोज।
Which of the following option is correct? Represent the tomatoes in the parents and progeny of the cross. तो ये आपको, ये प्रोजेनी है, प्रोजेनी नहीं है, ये पेरेंट्स है, इनकी प्रोजेनी आपको बनानी है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पेरेंट्स कौन दिए हैं, पेरेंट्स दिए हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। चलो अब इसके गैमीट बेटा दो प्रकार के बनेंगे, ऐसे कुछ, इसके गैमीट एक ही टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ। अब इनकी प्रोजेनीज कैसी बनेंगी, प्रोजेनी होगी कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, है ना। दूसरा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये रहेंगी प्रोजेनीज। डन। चलो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना। सो टोटल वेट गेन, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। कौन सा इनहेरिटेंस है ये? पॉलीजेनिक। टोटल वेट गेन क्या होगा? कैपिटल ए, है ना, ये कितना है 160 ग्राम, माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये कितना 100 ग्राम। तो कितना हो जाएगा ये? 160 माइनस 100 इज 60 ग्राम्स। ठीक है, अब देख लें हम पर जीन, पर अलील कितना वजन है ना। सो वेट पर अलील, तो टोटल 6 अलील है, तो 60/6 कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। अब आपको पता है रेसेसिव का कोई क्यूमुलेटिव अफेक्ट नहीं है। क्यूमुलेटिव एडिटिव अफेक्ट किसका होता है? डोमिनेंट जीन का। तो यहाँ पर सीधा डायरेक्टली अपन लिख ले बच्चों, पेरेंट्स के लिए, है ना। तो मान लो सब रेसेसिव के लिए कितना है? 100 है। उस 100 में एक ही डोमिनेंट है, तो 10 प्लस करेंगे, कितना हो गया? 110 ग्राम। 110 ग्राम वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, पर आगे भी देखते हैं। इस पेरेंट का देखो 100 प्लस रेसेसिव को, सभी का रेसेसिव इक्वल आ जाएगा ना, तो 100 लिया हमने, और ये 2 डोमिनेंट है, मतलब 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। हाँ सही बात है। अब प्रोजेनीज देख लो, ये प्रोजेनीज है, तो प्रोजेनीज में 100 तो हो गई, रेसेसिव के लिए अपन ले रहे हैं, और जहाँ 2 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट मतलब 20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 120। बिल्कुल सही है। इधर देख लो 100 प्लस एक ही डोमिनेंट है, तो 10, एक जीन, एक अलील का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो 110 ग्राम। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। डन। ऐसे आपको क्लासरूम में क्वेश्चंस करवाए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देख लें। 122 में मैच करना है आपको AUG। डायरेक्टली आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, जो जेनेटिक कोड या कोडॉन्स आपको याद होने चाहिए। AUG इज मिथियोनिन, सेकेंड वन UCU is serine, third one UGG is tryptophan, fourth one UUU is phenylalanine. So 2 3 4 1 2 3 4 1 ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि, है ना, डी 2 3 4 1। नेक्स्ट, ऑब्जर्व दिस सीक्वेंसेस। देखो ये आपको एक सीक्वेंस दिया है जिसमें आप बोल सकते हो नाइट्रोजनस बेसिस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसके कारण होगी? इट इज ड्यू टू, या तो कुछ इंसर्ट हुआ है ना, इंसर्शन और डिलीशन,
इंसर्शन और डिलीशन या तो सिंगल और डबल बेसिस। क्यों? 3 अगर नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट या डिलीट हुए तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके जेनेटिक कोड्स कोडॉन्स आर ट्रिपलेट। तो अगर 3 नाइट्रोजनस बेसेस इंसर्ट या डिलीट होते हैं तो वो सिर्फ एक कोडॉन को अफेक्ट करेगा, पूरी फ्रेम को नहीं बिगाड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से फ्रेम शिफ्ट नहीं है। तो इंसर्शन ऑफ द बेस जी आफ्टर 5th बेस, हाँ ठीक है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिंगल कराया आपने तो फ्रेम शिफ्ट होगा। डिलीशन फ्रेम शिफ्ट होगा। डिलीशन 4 और 5 दो को आपने डिलीट कर दिए, फ्रेम शिफ्ट है। बट 3 अगर आपने डिलीट कर दिए, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, तो ये फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, एक ही कोडॉन को चेंज करेगा। बाकी आफ्टर दैट point of insertion or deletion, the codons remains unaltered. Next, the association of histone H1 with nucleosome indicates that association क्या बताता है? पैकेजिंग हुआ, कंडेंसेशन हुआ, मतलब डीएनए धीरे धीरे कंडेंस होते होते क्रोमैटिन बना। सो ऐसा ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन, हाँ सही है। डीएनए डबल हेलिक्स एक्सपोज नहीं, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकरिंग, तो इसमें आंसर है आपका बी फॉर बॉम्बे। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। 124 अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, आपको इनकरेक्ट बताना है। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स क्या करते थे? देखो, जैसे ये 5' mRNA है ना, 5', दिस इज 3', तो यहाँ पर है स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है, यहाँ पर है मान के चलो स्टार्ट कोडॉन। तो ट्रांसलेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये है ट्रांसलेशन, है ना, लेकिन इनके पहले और इनके बाद यहाँ होते हैं यूटीआर, यहाँ पर होते हैं यूटीआर। तो क्या यूटीआर का ट्रांसलेशन होगा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एफिशिएंसी चेक करते हैं ट्रांसलेशन। सो यूटीआर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही। रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टार्ट कोडॉन, नहीं, रिलीज करवाना है तो स्टॉप कोडॉन से बाइंड करता है, ये गलत है। ट्रांसलेशन रिक्वायर्स एमआरएनए विद स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन्स, हाँ ये देखा ना, इसका ट्रांसलेशन होगा। इलोंगेशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम ऐसा मूव करता है, ट्रांसलोकेशन कोडॉन टू कोडॉन स्विच करता है। दिस इज राइट, आंसर है इसका बी फॉर बॉम्बे। देन 126, हाँ जी, 126 में आपको क्या बोला है? अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय डीएनए सेगमेंट हैविंग द बेस सीक्वेंस। आपको बेस सीक्वेंसेस ये दी है, डीएनए की दी है। अब आपको ये पता लगाना है कौन सा टीआरएनए यहाँ पर आएगा। तो पहले इससे कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना लो, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के लिए 5 प्राइम 3 प्राइम यही होगा। अब देखो इसको सीक्वेंस में टी के सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? एडिनाइन। ए के सामने टी होना चाहिए बट आरएनए में टी नहीं, तो ये हो जाएगा यू। देन सी के सामने जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी तो होगा नहीं, दैट इज यू, देन ए, देन सी, देन सी, देन सी, ए और जी, जी और सी, ठीक है। अब देखते जाओ एक एक टीआरएनए, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब इसमें सीक्वेंस ए यू जी आपको कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट वन, है ना। चलो, तो अब ये जो एमआरएनए होगा, ये एमआरएनए, 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 राइट। अब इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या? टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन लूप्स है ना, टीआरएनए होगा कॉम्प्लीमेंट्री।
ये समझाने के लिए बताया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि इसका जो सीक्वेंस है वो सेम, बट यूरेसिल मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आप प्लेस कर सकते हो तो वो डायरेक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा एयूजी का, या इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री देख लो, इसकी जगह यू डायरेक्ट हो जाता है, ये बस यू बदलना है, तो यूएसी वाला आपको सेकेंड, तो ये पहला होगा। देन एटीजी, इसकी जगह ए यू कर दो, है ना। ये सब ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि होता कैसे है, और ये शॉर्ट है, यहाँ यू कर दो। सो ये यूएसी, देन एयूजी मतलब फर्स्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद सो 2 1 और फिर जी, तो मतलब इसकी जगह क्या होना है, यहाँ पर देखो 4 to 1 जी यू, है ना, इसकी जगह यू हो गया, देन हो गया 4th। अगला एक ही बचा, फिर भी चेक कर ले हम, ये वाला, ये लास्ट वन सीसीजी, है ना, थर्ड। तो ये सेम एंटीकोडॉन जैसा, मतलब पीआरएनए का सीक्वेंस पूरा ऐसा की ऐसा होगा, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल। तो ऐसा ऑप्शन 2 1 4 3 आंसर है डी, 126 डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीनेशियस। देखो 99% एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, बट कुछ 1% एंजाइम आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, तो ये होगा राइबोजाइम, आंसर विल बी सी, 127 का सी। नेक्स्ट, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक डैश, क्लोवर लीफ मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एंड वर्किंग मॉडल क्या है, टर्शरी और इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉडल। सो ऐसा ऑप्शन क्लोवर लीफ एंड इन्वर्टेड एल पहला ही दिख रहा है, आंसर होगा 128 का ए। ठीक, चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड, इट हैज 50% पिरिमिडीन्स। हाँ जी, डबल स्ट्रैंडेड है तो मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा, चारगाफ्स रूल। ठीक है, चारगाफ्स रूल्स के पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर है, न्यूमेरिकल्स भी हम कर चुके हैं। 50% पिरिमिडीन्स होंगी, 50% प्यूरिन्स। A plus G by T plus C equals to 1 always। हाँ, ग्वेनिन इक्वल्स टू साइटोसिन, तो फ्रैक्शन में लेंगे तो 1 होगा। A plus C T plus G इज इक्वल्स टू 1। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो A इक्वल्स टू T होता है, C इक्वल्स टू G होता है, तो इनको आप साथ में ऐड करके डिवाइड करेंगे 1 के बराबर। दिस रेशो G प्लस टी अपॉन A प्लस सी इज इक्वल्स टू 0.6 एक स्ट्रैंड में, तो दूसरा क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो दूसरा क्या होना चाहिए 1/0.6, तो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 1.67। इसने दिया है 0.4, ये गलत है, ये गलत है। अमाउंट ऑफ राइबोस शुगर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अरे राइबोस थोड़ी होती है डीएनए में, क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस, ये गलत है। सो DNE रॉन्ग, है ना, आंसर होगा इसका डी, DNE रॉन्ग है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट 130, लैकोपेरॉन मॉडल में Z कोड्स फॉर, देखो Z जीन, Y जीन एंड A जीन, है ना। दिस कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, डाइसेकेराइड को हाइड्रोलिसिस करवाता है, दिस इज लैक परमिएज, एंड दिस वन इज ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है, और ये परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ाता है सेल की टुवर्ड्स दी ग्लाइकोसाइड्स, एसिटाइलेज, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड किसका हाइड्रोलिसिस, लैक्टोस, आंसर होगा सी, 130 का सी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी कोडेड बाय mRNA सीक्वेंस, सीक्वेंस से कितने अमीनो एसिड कोड होते हैं। देखो, इफ यूरेसिल रेसिड्यू इज इंसर्टेड आफ्टर 9th पोजीशन के बाद, मतलब 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 9th पोजीशन के बाद अगर आपने यूरेसिल इंट्रोड्यूस करा तब क्या होगा, कितने अमीनो एसिड कोड करोगे आप, है ना। तो देखो AUG एक, फिर G, 3 लेते हैं ना, GUA दूसरा, फिर AGU तीसरा, फिर U इंसर्ट करा तो UGA हो गया। अरे भैया ये तो स्टॉप कोडॉन बन गया, मतलब स्टॉप कोडॉन आ गया, मतलब ट्रांसलेशन रुक गया, तो सिर्फ 3 अमीनो एसिड बनेंगे। आंसर होगा डी। ठीक है ना। चलो, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, आपको 2 स्ट्रेन्स पता है। स्ट्रेन was capsulated and virulent. Capsulated and virulent. R strain क्या है, नॉन कैप्सुलेटेड, avirulent. नॉन कैप्सुलेटेड, avirulent, है ना। तो S strain बीमारी कराने वाला है, निमोनिया कराता है, एंड R strain बीमारी नहीं कराता है, avirulent है। ठीक, चलो अब देखो, लाइव S strain अगर इंट्रोड्यूस करा, आपको क्या पता करना है कि चूहा किसमें नहीं मरेगा। लाइव S strain करोगे, अरे बीमारी होगी तो इसमें तो मरेगा। हीट किल्ड S और लाइव R, तो S का जेनेटिक मटेरियल R को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो इसमें भी मरेगा, है ना। इसमें भी चूहा मरा, इसमें भी मरा। हीट किल्ड R, ठीक है, और S strain कंबाइंड विथ लाइव R, अरे लाइव R भी रखा अगर आपने तो चूहा मर जाएगा। हीट किल्ड R, स्ट्रेन कंबाइंड विथ लाइव R, तो दोनों ही R है, तो इसमें चूहा जिंदा रहा, मतलब नहीं मरा। आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट वन, assertion after transferring E. coli cells from N15 labeled medium to a N14 medium, DNA extracted after 1 generation, 20 मिनट बाद, showed a hybrid density. हाँ बिल्कुल, हाइब्रिड डेंसिटी, 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए, और फिर आपने जो मीडियम दिया, कौन सा मीडियम, N14 मीडियम, तो आपको एक स्ट्रैंड हैवी और एक लाइट, मतलब वो हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये सही बात है, बिल्कुल मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट सही है। द हाइब्रिड डीएनए कंटेन N15 in one strand and N14 in another strand, confirming the semi-conservative nature of DNA replication. बिल्कुल सही बात है ये, कि हाइब्रिड डीएनए में क्या होगा, हाइब्रिड में एक स्ट्रैंड 15 वाला और एक डीएनए का स्ट्रैंड 14 वाला, वो यही बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक पैरेंटल रहता है और एक नया बनता है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू बोथ असर्शन एंड रीजन, एंड ट्रू और रीजन बहुत अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन करता है। राइट, अगला 134, द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू एनरिच द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल, और उन्हें हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो। ग्लोमस जीनस की फंजाई सबसे ज़्यादा माइकोराइजा बनाती हैं, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, राइजोबियम बैक्टीरियाज, फ्रैंकिया, ये सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं। आंसर होगा ए। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? याद करो वो शब्द जो हमने क्लास में बताया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक्टिवेटेड स्लज, उसमें माइक्रोब्स होंगे जिसको आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एज ए इनोक्यूलम डाल दिया तो वहाँ पर माइक्रोबियल कॉलोनीज बढ़ गई। सो आंसर विल बी डी, एक्टिवेटेड स्लज। So students, this completes the botany solution. Hope so you have done very well. Thank you so much.